हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी की 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गई है और कुल जो है 555 वैकेंसीज आई है। और यह जो है कुल 16 डिपार्टमेंट से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से कुल जो है आपकी कितनी वैकेंसीज आई है तो 555 वैकेंसीज आई है, जिनमें से जो है सर्वाधिक जो है वो आपका ग्रामीण विकास पदाधिकारी की आई है 133। और उसके बाद जो है आपका जो है वह नगर कार्यपालक पदाधिकारी की आई है 110। और उसके बाद जो है आपका बिहार प्रशासनिक सेवा, यहाँ पर देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा का जो है 88 पोस्ट आई है। पिछले 4 वर्षों में जो सर्वाधिक पोस्ट है बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित। तो देख सकते हैं कि कितना आपके पास कितना जो है अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। आप जो है इसमें कड़ी मेहनत करके 1 सीट को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अच्छे में से अच्छा जो है बिहार प्रशासनिक सेवा का जो पोस्ट है 88, उनमें जो है आप लोगों को 1 सीट सिक्योर करना है और कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग जरूर जो है एसडीएम बिहार प्रशासनिक सेवा में ही सिलेक्शन लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें इस तरह का नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि इसमें जो है अलग अलग 16 डिपार्टमेंट से जो है वैकेंसी जो आई है तो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, आगे उसके बाद इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सारे के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण जो है मोटा मोटी हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए जो है कितनी पोस्ट, 88 पोस्ट आई है। और इसके लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है कितनी है, 22 वर्ष है। और आपका जो है राज्य कर सहायक आयुक्त, इसके लिए जो है 21 पोस्ट आई है। राज्य कर सहायक आयुक्त तो हम लोग बिहार वित्त सेवा के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए 21 पोस्ट आई है। इसके लिए भी जो है मतलब 22 यदि आपका उम्र है तभी आप जो है इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका है अवर निर्वाचन पदाधिकारी का 4 सीट आई है। उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा का जो है 12 सीट है। उसके बाद जो है नियोजन पदाधिकारी का कितना सीट है, 2 सीट है। उसके बाद जो है श्रम अधीक्षक का 2 सीट है। उसके बाद आपका जो है जिला अंकेक्षक पदाधिकारी का 5 सीट है। उसके बाद जो आपका सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण विभाग में 12 सीट है। उसके बाद आपका जो है सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा के लिए कितने पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं। और सहायक योजना पदाधिकारी के लिए जो है 52 सीट्स हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए जो है आरडीओ के लिए 133 पोस्ट हैं। और नगर कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 110 पोस्ट हैं। और राजस्व अधिकारी किसके लिए, राजस्व अधिकारी के लिए जो है 36 पोस्ट हैं। आपूर्ति निरीक्षक के लिए 4 पोस्ट हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 18 पोस्ट हैं। उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति और उसके बाद जो है जनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए 52 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 555 पोस्ट जो हैं आप लोगों के लिए जो है आई है। और इनमें जो है 1 से लेकर के 10 तक, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के आपके 10 तक जो है ये लेवल 9 के पोस्ट हैं। उसके बाद 11 से लेकर के आपके 16 तक ये जो है कौन से लेवल के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए कि सबके लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है ये सारे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो है अधिकतम उम्र के क्या क्या जो है नियम है, तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर्स। उसके बाद अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 ईयर्स। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष महिला के लिए 42 ईयर्स जो है यहाँ पे क्या किए गए हैं, अधिकतम उम्र दिए गए हैं कि इस उम्र के बीच यदि आप हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लिए आपकी क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए वैसे तो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग फील्ड से किए हैं या एग्रीकल्चर से आपका है, ग्रेजुएट है, तो वह जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप
यदि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदन को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई पार्ट 3 का एग्जाम दिए हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले यदि आपका जो है 3rd पार्ट का रिजल्ट आ जाता है फाइनली, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए आगे क्या है कि आरक्षण से संबंधित कुछ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मोटा मोटी तौर पर। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो प्रॉपर कहाँ के होंगे, बिहार राज्य के मूलवासी होंगे। और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या क्या जो है प्रमाण पत्र लगाए जाएंगे या लिए जाएंगे, तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अस्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना आप लोगों को अनिवार्य होगा। और यह जो अंचल की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं उसके अपने अस्थायी अधिवास अंचल की राजस्व सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या होंगे, मान्य होंगे। और विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होने चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह आरक्षण से संबंधित। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% क्या किए जाएंगे, आरक्षण उनको दिए जाएंगे। इसके लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए। यहाँ पर जो आरक्षण कोटि निम्नवत है, किन किन कोटि को आरक्षण मिलेंगी, तो इनमें से आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके बाद जो यहाँ पर जो है जो दिव्यांग है उसको जो है अलग अलग कितना % दिव्यांग है उसके आधार पर जो है उसको क्या किए जाएंगे, आरक्षण दिए जाएंगे। और आरक्षण से संबंधित जो है 2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% 36 आरक्षण दे होंगे। और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो है पोता पोती नाती नतीनी होने के कारण उसे जो है क्या किए जाएंगे, प्रमाण पत्र के आधार पर जो है उसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये सारी रही बातें आरक्षण से संबंधित। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उम्र सीमा। वैसे हम लोग जो स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर जब पोस्ट के बारे में देखे तो उसी समय जो है उम्र सीमा के बारे में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कन्फर्म देख लेते हैं कि कब से लेकर के मतलब कब से, तो इसका कोई पता नहीं, किसी का अलग अलग, सारे का जो अलग अलग क्या होंगे, डेट ऑफ बर्थ होंगे, लेकिन कब तक जो है आपका न्यूनतम उम्र जो है होना चाहिए। तो देखिए 01/08/2021 तो 1 अगस्त 2021 तक आपकी न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। यहाँ पे 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष जो दिया है ना, यह अलग अलग पोस्ट के लिए दिया है। किसी पर जो है डिमांड है 20 ईयर्स की, किसी पर डिमांड है 21 ईयर्स की, किसी पर डिमांड है 22 ईयर्स की। और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए जो है 37 ईयर्स है, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स है। और यहाँ पे जो है अलग अलग जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 9, 10, 11, 12, 14 और 15, 16 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्या है, डिमांड है एज की। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि और यह जो मान्यता होंगी तो यह मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जो आपकी एज वहाँ पे जो है प्रदर्शित की हुई होंगी उसी को मान्य माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो। ये तो रही आपकी उम्र सीमा से संबंधित जानकारियाँ। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं शारीरिक क्षमता, क्या क्या शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि बिहार पुलिस सेवा, वैसे तो बिहार पुलिस सेवा जो है आपके जो जितने वैकेंसीज आए उसमें से जो बिहार पुलिस सेवा की एक भी वैकेंसीज नहीं है। आगे जो है पॉसिबल है कि मतलब ऐड हो सकता है इसमें बिहार पुलिस सेवा की, वैसे आगे की बात है। तो इसके लिए भी आप लोग जो है क्या क्या इसकी मतलब न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 32 इंच बिना फुलाए। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त सारी माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उसकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच। उसके बाद जो है छाती की माप जो है बिना फुलाए 31 इंच। उसके बाद यदि हम लोग बात करें महिलाओं की तो उसकी हाइट ली जाती है, चेस्ट वगैरह नहीं ली जाती है, तो 5 फीट 2 इंच है। अब चलिए हम लोग शुल्क की बात कर लेते हैं। तो सम्मान अभ्यर्थियों के लिए कितने रुपये, 600 रुपीज़। और केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपीज़। और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए जो है कितनी रुपीज़, 150 रुपीज़। और उसके बाद जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 150 रुपये। और उसके बाद अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 600 रुपये क्या किए जाएंगे,
जो है फॉर्म भरने का शुल्क लिए जाएंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वह क्या जिस तरह से होती चली आ रही थी उसी के आधार पर होंगे कि क्या इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो देखिए इसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 150 मार्क्स की होगी और 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और यह जो हमारी एक जाँच परीक्षा होगी इसमें आपका चयन होगा तो आप जो है क्या कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित क्या क्या जो है आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए या नहीं किए गए। तो किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया, चाहे वो आपका पीपीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू से संबंधित हो। तो देखिए इसमें जो है 100 मार्क्स का आपका हिंदी होगा जिसमें कि 30% आपको अंक लाना। और यह जो है क्या है आपके मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे परंतु 30% मार्क्स जो है आपको अनिवार्य लाना है। उसके बाद मुख्य रूप से आपका जीएस पेपर 1 जो होगा, समान अध्ययन का जीएस पेपर 2 होगा और यह 300 मार्क्स का होगा, यह भी 300 मार्क्स का होगा। इससे आपकी मेधा सूची बनेगी। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जितना स्कोर करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। और 300 अंकों का आपका वैकल्पिक होगा। और वैकल्पिक ये सारे क्या हैं, आपके वैकल्पिक विषय हैं। इनमें से आप कोई भी वैकल्पिक लेकर के जो है क्या चयन करके आप इसको ले सकते हैं जिसमें आप बेटर से बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारे ध्यान आपको इसी समय आपको रखनी होंगी। आगे चलिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जो है आपको जानना चाहिए। तो वैसे सारे जानना चाहिए, मोटा मोटी तौर पर यहाँ पे मैं बताने का आप लोगों को प्रयास कर रही हूँ। तो व्यक्तिगत परीक्षण मुख्य रूप से इंटरव्यू की बात हो रही है, 3rd फेज। तो 120 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो मेगा सूची में आपको उतना ही हेल्पफुल होगा। और फाइनली जो आपका मेगा सूची जो बनेगा वो 120 अंकों का बनेगा जिसमें आपका 900 जो होगा वह मुख्य परीक्षा के मार्क्स होंगे और साक्षात्कार के 120 जो होगा उसमें से आप जितना मार्क्स अचीव कर पाएंगे, आप जो उसका न्यूनतम जो है जितना मेरिट लिस्ट का होगा उसमें से यदि आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपके मेगा सूची से संबंधित ये सारी जानकारियाँ। और अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब से जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं एग्जाम से संबंधित। तो आप जो है 30 सितंबर से जो है कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वह देखिए 5 नवंबर तक कर सकते हैं। कहाँ तक, 5 नवंबर तक जो आप कर सकते हैं। बहुत लंबा टाइम दिया है। आप इसमें जो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ करके फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दें, रंग होने पर जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेंगी। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म को जानना है, फॉर्म के बारे में जानना है कि क्या क्या हमको जो है लगेगी, क्या क्या हमको लोगों को प्रमाण पत्र लगेगी, क्या क्या इसमें जो है मांगे जा रहे हैं। उसके बाद ही जो है आप लोग फाइनली क्या करें, फॉर्म को सबमिट करें, फॉर्म को क्या करें, भरें। ओके, तो ये सारी रही आपकी जानकारियाँ। अब चलिए और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। तो वैसे हम लोग जितने भी मोटा मोटी तौर पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हम लोग यहाँ पे सारे को डिस्कस किए। और इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जो है यह आयोग की वेबसाइट www.bpsc.b.nic.in पर क्या है, उपलब्ध है। तो ये सारी रही आप लोगों की मोटा मोटी तौर पर जानकारियाँ। एक एक करके मैं यदि पढ़ती तो 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनती। तो वैसे मैं आप लोगों को सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है फॉर्म से संबंधित, वैकेंसीज कितनी आई है, सारी चीज़ों से संबंधित मोटा मोटी जानकारियाँ आप सभी को मैं दे चुकी हूँ। और यदि आप लोगों के इन सारे में या फॉर्म भरने किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए मैं आगे भी वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।